आप मुझे इस मतलब हम कॉन्करेंसी की बात कर रहे थे, मैंने कहा T1 स्टॉप हुआ तो T2 स्टार्ट हो गया, T2 स्टॉप हुआ, T3 स्टार्ट हो गया, T3 स्टॉप हुआ, T4 स्टार्ट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे कितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो आप बता सकते हैं? नो आंसर। इस पॉइंट पे जहां पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे कितने प्रोसेसेस इस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं? BS4B। मैम कॉन्करेंट में जितने प्रोसेस होंगे सब होंगे ना, एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि कॉन्करेंट में बैक वक्त होता है। अच्छा, इस पूरी डायग्राम को देखो, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ इस पे कितने कोड्स अवेलेबल हैं? सिंगल कोर। सिंगल कोड, तो कितने प्रोसेसेस सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं? सेम टाइम पे एक ही होगा। एक ही होगा बच्चे। सिंगल कोर है, मल्टीपल प्रोसेसेस तो एग्जीक्यूट हो नहीं सकते। एग्जीक्यूशन में एक ही है, दैट इज T4। इन प्रोग्रेस 4 हैं, T1, T2, T3 एंड T4। समझ में आई? ठीक है मैम। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पैरेललिज्म ऑन अ मल्टी कोर सिस्टम की डायग्राम देखो, ठीक है, सो इसके अंदर अगर इस पॉइंट पे मैं आपसे पूछूं तो कितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं? दो कोर हैं, दो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जी, दो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं कि कितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं? दो होंगे। चार हो जाते हैं। मल्टी कोर है और कितने कोर्स अवेलेबल हैं? दो। M2 है ना, दो तो processes टू कैसे प्रोसेस execute होंगे। होंगे same time पे बच्चे? फिर दो प्रोसेसर होंगे। जी, T3 और T4 एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन प्रोग्रेस कितने हैं, तो इन प्रोग्रेस ऑब्वियसली 4 हैं। ठीक है, और ठीक है। T1 भी है, T2 भी है, T3 भी है, T4 है, लेकिन एग्जीक्यूट दो हो रहे हैं सेम टाइम पे क्योंकि कोर्स दो अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है। अब आपको बताया कि कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म में क्या डिफरेंस है। कॉन्करेंसी में आपको लग रहा था कि सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे ये सवाल पूछ लूँ कि इनमें कॉन्करेंट प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं? T3 और T4। कॉन्करेंट प्रोसेसिंग है, कोर 1 पे कॉन्करेंट प्रोसेस है T1 और T3, कोर 2 पे कॉन्करेंट प्रोसेस है T2 एंड T4, और पैरेलल प्रोसेस जो है वो T1 और T2, फिर पैरेलल प्रोसेस यहाँ पे T3 और T4। समझ में आई? कॉन्करेंसी बेसिकली क्या है कि सेम कोर पे आपको जो जितने प्रोसेसेस इन प्रोग्रेस हैं तो वो कॉन्करेंट है। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो वो फिर पैरेललिज्म है। ये पैरेलल है, T3 और T4 पैरेलल है, ठीक है, लेकिन T1 और T3 जो है वो कॉन्करेंट है। ठीक है। यस मैम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टी कोर प्रोसेसिंग। अब मल्टी कोर प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास पैरेललिज्म दो किस्म का हो सकता है। एक आपके पास होता है डेटा पैरेललिज्म और दूसरा आपके पास होता है टास्क पैरेललिज्म। डेटा पैरेललिज्म डिस्ट्रीब्यूट सबसेट्स ऑफ सेम डेटा अक्रॉस मल्टीपल कोर्स, सेम ऑपरेशन ऑन ईच। ठीक है, डेटा पैरेललिज्म का मतलब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि आपके पास कोर 1 है, कोर 2 है, कोर 3 है और कोर 4 है, या कोर 0, 1, 2 और 3 है। ठीक है, मैं कहती हूँ जैसे आपका एग्जाम कंडक्ट होता है ना, अब अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम है तो रूम नंबर 106 में रोल नंबर 1 से लेके 10 तक, रूम नंबर 105 में रोल नंबर 11 से लेके 20 तक, रूम नंबर 103 में 21 से लेके 30 तक। तो दिस इज डेटा पैरेललिज्म कि जिसके अंदर पेपर एक ही कंडक्ट हो रहा है लेकिन डेटा डिफरेंट है, यानी रोल नंबर्स डिफरेंट रूम्स में डिफरेंट बैठे हुए। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं टास्क पैरेललिज्म की, तो टास्क पैरेललिज्म का मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रेड्स अक्रॉस कोर्स, ईच थ्रेड परफॉर्मिंग यूनिक ऑपरेशन।
अगर मैं ये कहती हूँ कि जी डिफरेंट, यानी कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने प्रैक्टिकल करना है और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सिर्फ थ्योरी का पेपर देना है, मतलब आधे स्टूडेंट्स थ्योरी देंगे और आधे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल देंगे, देन दैट इज टास्क पैरेललिज्म। मतलब सेम टाइम पे दो डिफरेंट ग्रुप्स दो डिफरेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, डेटा एक ही है, ठीक है, लेकिन काम डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है, या मैं इस तरह एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपके पास एक्स वाई वेरिएबल है, आपने उसके ऊपर ऐड परफॉर्म करना है, पी क्यू वेरिएबल है, उसके ऊपर सब्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, आर एस वेरिएबल है उसके ऊपर, या आपके पास एक्स वाई वेरिएबल है, आपने उस पर ऐड भी परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है और डिवाइड परफॉर्म करना है। आपके पास 4 कोड्स अवेलेबल हैं, डेटा भी अवेलेबल है, लेकिन आपने मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन का रिजल्ट देना है। तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट टास्क पैरेललिज्म और डेटा पैरेललिज्म? सेम डेटा के ऊपर एडिशन भी करनी है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, डिवीजन भी करनी है और हम टास्क होगा ना, टास्क डिफरेंट होगा, टास्क। टास्क डिफरेंट टास्क। तो इसलिए कि आप क्या कह रहे हो कि डेटा तो सेम है लेकिन आप टास्क डिफरेंट परफॉर्म करवा रहे हो, टास्क डिफरेंट। तो डिफरेंट टास्क जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, मतलब एक दूसरे को, मतलब एक के डेटा की दूसरे को के डेटा को जरूरत नहीं है, सेम डेटा के ऊपर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवा रहे हो, तो वो भी मल्टीपल कोर्स के ऊपर हो सकता है। ठीक है, सो डेटा पैरेललिज्म और टास्क पैरेललिज्म में डिफरेंस समझ में आया। अब अगेन, बीइंग अ प्रोग्रामर, आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोग्राम्स होंगे वो डेटा के ऊपर पैरेलली काम करेंगे या फिर टास्क को पैरेलली डिवाइड करके उस पर काम करेंगे, फिर उसी हिसाब से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, मैम जी जी, मैम मैम एफिशिएंसी किस में होती है, टास्क पैरेललिज्म में होती है या डेटा पैरेललिज्म में होती है? सवाल दोबारा पूछो। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट किस तरह से होता है, मतलब कि टास्क पैरेललिज्म में ज़्यादा एफिशिएंट होता है या डेटा पैरेललिज्म में ज़्यादा एफिशिएंट? डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। ठीक है, अगेन वही बात है कि हम किसी भी चीज़ में, बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, में हमेशा ये बात करती हूँ, हम हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ में ये नहीं कहते कि ये चीज़ जो है वो सही है और ये चीज़ गलत है, या ये चीज़ एफिशिएंट है और ये चीज़ नहीं। डिपेंडिंग अपॉन दिस सिनेरियो, देखिए अगर आपके पास डेटा है ही कम तो आपको उसे पैरेललाइज करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आप डेटा को पैरेलल उस वक्त करते हैं जब आपके पास मिलियंस ऑफ डेटा मौजूद हो। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे आ जाते हैं, अब ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, मतलब या यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर या आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। आपको क्या लगता है कि आपका जो फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो टास्क पैरेललिज्म यूज करता होगा या डेटा पैरेललिज्म यूज करता होगा? व्हाट डू यू थिंक, मतलब वैसे ही एक रफ सा आइडिया, व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्या चीज उसमें पैरेलली चलती होगी या किस चीज की उसको जरूरत होगी? ऐसे ही बंदा वैसे ही सोचे ना, मतलब इट्स जेनेरिक क्वेश्चन कि अगर आप फोन की बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज आपको पैरेलल रिक्वायर्ड होगी, टास्क और डेटा? लॉजिकली क्या लगता टास्क टास्क है? टास्क, टास्क मैम। देखो आप चाहते होंगे, मतलब अगर मैं मुझसे पूछो ना तो मेरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि मैं सेम टाइम पे मेल भी कर दूं, मैं सेम टाइम पे गाने भी सुन लूं, मैं सेम टाइम पे उसी टाइम पे मुझे जो है ना, मतलब पैरेलली सारे काम हो रहे हो, मेरी मेल्स भी चली जाए, मुझे कॉल भी आ जाए यस मैम। और इस तरह की मैम चीजें यूट्यूब के साथ कोई अदर एप्लीकेशन भी यूज़ करें मैम, यूज वो होता है, मतलब नहीं बिल्कुल। हुआ। तो उसमें हमारी रिक्वायर, क्योंकि उसमें मतलब जब आप फोन की बात करें ना बेसिकली, तो उसमें डेटा इतना ज्यादा होता नहीं कि आप कहें कि जी पैरेलल डेटा ने काम करना है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बात करते हैं किसी मैनेजमेंट सिस्टम की, यानी जहाँ पे स्टूडेंट्स मैनेज हो रहे हैं,
और टीचर्स मैनेज हो रहे हैं। अब वहाँ पे डेटा इतना ज़्यादा, काम एक ही है, एडमिशन है या एग्ज़ाम है या फी बिल्स हैं, यही काम है ना, 4-5 काम है, लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा है। तो हम ये चाहेंगे कि ठीक है, जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको एक तरफ डील कर लिया जाए, बिजनेस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको एक तरफ डील किया जाए। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब ऐसी चीज होगी कि डेटा बहुत ज्यादा है, तो फिर आपको डेटा को पैरेलल काम करवाना होगा अगर वो डेटा इंडिपेंडेंट है। और अगर ऐसा है कि आपके जो टास्क बहुत ज्यादा है, तो फिर आपको टास्क को पैरेलली एग्जीक्यूट करवाना होगा, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है आपके मतलब रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि आपने कैसे क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है। बट ये कहना, अब वहाँ पे जहाँ पे हम स्टूडेंट्स डेटा, ढेर सारा डेटा मौजूद है और हमने उसको मैनिपुलेट करना है, तो वहाँ पे डेटा पैरेललिज्म ज़्यादा एफिशिएंट होगा एज कम्पेयर टू टास्क, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं मोबाइल की, तो इसके अंदर टास्क पैरेललिज्म ज़्यादा एफिशिएंट होगा एज कम्पेयर टू डेटा, ठीक है। तो सिनेरियो टू जी मैम। सिनेरियो वेरी करता है। मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, जैसे डेटाबेस भी पढ़ा रही हूँ या मतलब कोई भी ऑटोमेटा भी पढ़ा रही हूँ, तो मैं हमेशा ये बात अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ना, कोई भी चीज़ गलत हमारी मतलब फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट हम लोगों के लिए कोई भी चीज़ गलत नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं ना, वो सिनेरियो बेस्ड होती हैं कि किसी सिनेरियो में कोई चीज़ सूटेबल है और कोई किसी सिनेरियो में कोई चीज़ सूटेबल है, ठीक। तो उसी हिसाब से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक। अब यूजर थ्रेड्स एंड कर्नल थ्रेड्स, अब आपके पास जो थ्रेड्स है ना, वो यूजर क्रिएटेड भी हो सकते हैं और वो कर्नल यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रेड्स भी हो सकते हैं। यूजर थ्रेड्स मैनेजमेंट डन बाय यूजर लेवल थ्रेड लाइब्रेरीज, 3 प्राइमरी थ्रेड लाइब्रेरीज। अच्छा, अब जो यूजर लेवल थ्रेड्स है ना, वो क्रिएट भी यूजर करता है, उसे मैनेज भी यूजर करता है। थ्रेड लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के बाद आपने खुद उन थ्रेड्स के साथ खेलना होता है। आपने क्रिएट भी उसे खुद करना है, उसका हैंडलर भी खुद ही करना है, उसको टर्मिनेट भी खुद ही करना है। वो सारी चीजें आपके अपने हाथ में, ठीक है। आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपको लगता है कि जी इस प्रोग्राम के ये जो मॉड्यूल्स हैं ये पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं और ये मुझे चाहिए कि ये मतलब ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे, ज्यादा जल्दी काम होगा, ठीक है। तो आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो 3 प्राइमरी थ्रेड लाइब्रेरीज हैं, वो पोसिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर पी थ्रेड्स है, विंडोज के अंदर थ्रेड्स हैं और जावा के थ्रेड्स हैं, ठीक है। कर्नल थ्रेड्स जो हैं वो आपके कर्नल बेसिकली सपोर्ट करता है, उन्हें मैनेज भी कर्नल कर रहा होता है। आपके पास विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी थ्रेड है, लिनक्स में भी है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है, आईओएस में भी है और एंड्रॉइड में, ठीक है। ये जो यूजर थ्रेड्स होते हैं ये मैप होते हैं कर्नल थ्रेड के साथ। यूजर थ्रेड यूजर स्पेस में क्रिएट होते हैं और कर्नल थ्रेड जो है वो कर्नल स्पेस में क्रिएट और मैनेज हो रहे होते हैं। उनको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है और यूजर थ्रेड्स को मैनेज करना यूजर का काम है, ठीक है। उसमें उनको क्रिएट भी करना होता है, मैनेज भी करना होता है, थ्रेड लाइब्रेरीज को इंक्लूड करके। अब हमारे पास है मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, मैनी टू वन, वन टू वन, मैनी टू मैनी एंड टू लेवल मॉडल। ये बेसिकली है क्या, ये आपको इस डायग्राम से ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। जब आपके पास यूजर लेवल, जो यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं ना, वो हमेशा मैप होते हैं कर्नल लेवल थ्रेड्स के साथ, ठीक है। अब डिफरेंट तरीके से मैप हो सकते हैं, वो मैनी टू वन भी हो सकता है, वो वन टू वन भी हो सकता है, वो मैनी टू मैनी भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको देख लेते हैं। ये डायग्राम से भी आपको समझ आ रही होगी। मैनी टू वन का मतलब है कि यूजर थ्रेड्स बहुत सारे हों और तमाम यूजर थ्रेड्स के लिए कर्नल थ्रेड एक ही हो, ठीक है। तो आप कहते हो ये मैनी टू वन का मॉडल है, ठीक है। मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स मैप टू सिंगल कर्नल थ्रेड, वन थ्रेड ब्लॉकिंग कॉजेज ऑल। अब इसका डिसएडवांटेज है कि अगर किसी वजह से कोई एक यूजर थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आप कह रहे हो कि सारे थ्रेड्स जो हैं वो एक ही कर्नल के साथ मैप्ड हैं। अब किसी वजह से अगर कोई एक यूजर थ्रेड जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो बाकी तमाम थ्रेड्स काम नहीं करेंगे क्योंकि सारे थ्रेड जो हैं वो एक ही कर्नल थ्रेड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इसका एडवांटेज अगर मैं मतलब लॉजिकली खुद ही से सोचो, तो इसका एडवांटेज क्या है कि कर्नल का थ्रेड एक ही है, कर्नल को बार मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार थ्रेड नहीं क्रिएट करना पड़ रहा,
तो उसका जो काम है वो कम है। लेकिन डिसएडवांटेज ऑन दी अदर हैंड क्या है कि क्योंकि एक ही थ्रेड है, तो अगर कोई यूजर थ्रेड जो है वो ब्लॉक हो जाता है तो बाकी यूजर थ्रेड्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। Multiple threads may not run in parallel on multi-core system because only one may be in kernel at a time. ठीक है, और फिर ये जो है वो एडवांटेज मल्टी कोर सिस्टम का एडवांटेज नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि कर्नल थ्रेड जो है वो एक ही है। Few systems currently use this model. Solaris Green threads और GNU portable threads, ठीक है, ये इनके अंदर ये वाला मॉडल यूज होता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं एक और मॉडल है, दैट इज 1-to-1, यानी जब भी एक यूजर थ्रेड क्रिएट होगा उसका अलग से एक कर्नल थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ईच यूजर लेवल थ्रेड मैप्स टू कर्नल थ्रेड। क्रिएटिंग अ यूजर लेवल थ्रेड क्रिएट्स अ कर्नल थ्रेड। जब आप अपनी प्रोग्राम के अंदर जब भी कोई थ्रेड क्रिएट करोगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक कर्नल थ्रेड क्रिएट कर देगा। अब इसमें वो जो पिछला वाला था मैनी टू वन, उसका डिसएडवांटेज रिमूव होता है कि जी अगर एक ब्लॉक हो गया तो बाकी कोई भी थ्रेड जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये डिसएडवांटेज तो खत्म हो गया। मोर कॉन्करेंसी देन मैनी टू वन। अब इसमें कॉन्करेंसी भी ज्यादा है, ऑब्वियसली हर यूजर थ्रेड के लिए कर्नल थ्रेड है तो ये सेपरेट कोर्स पे भी रन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ थ्रेड्स पर प्रोसेस समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू ओवरहेड। फॉर एग्जांपल और इसकी एग्जांपल्स हैं विंडोज और लिनक्स। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड्स पर प्रोसेस समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू ओवरहेड। हम कह रहे हैं जी हर यूजर थ्रेड के लिए एक कर्नल थ्रेड क्रिएट हो। आप देखें कि अगर यूजर 100 थ्रेड्स क्रिएट करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को 100 कर्नल थ्रेड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक बर्डन हो गया ना, ओवर बर्डन हो गया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं यूजर्स को कि जी आप इतने थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इतने ही यूजर के लिए इतने थ्रेड्स बना सकता है। इससे ज्यादा अगर होगा तो वो ओवर बर्डन हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक, सो आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से वो देता है कि जी कितने यूजर थ्रेड्स क्रिएट हो सकते हैं। विंडोज के अंदर भी ये मॉडल यूज होता है 1-to-1 का, लिनक्स के अंदर भी ये मॉडल यूज होता है 1-to-1 का, जिसमें हर यूजर थ्रेड के लिए, लेकिन फिर उसमें यूजर थ्रेड्स रिस्ट्रिक्टेड हैं कि वो सिर्फ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ थ्रेड्स बन सकते हैं, क्योंकि उस हर यूजर थ्रेड के लिए एक सेपरेट कर्नल थ्रेड। तीसरा मॉडल आपके पास है मेनी टू मेनी। allows many user level threads to be mapped to many kernel threads, यानी कि आपके पास बहुत सारे यूजर थ्रेड्स हैं। ठीक है, वो बहुत सारे कर्नल थ्रेड्स के साथ मैप हो सकते हैं। तो इसमें पहले वाले का डिसएडवांटेज कि जी एक ब्लॉक होगा तो वो दूसरे को ब्लॉक कर देगा, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर कोई एक ब्लॉक होगा तो क्योंकि बाकी जो है वो मल्टीपल कर्नल थ्रेड्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो बाकियों को ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, कॉन्करेंसी भी रहेगी ऑब्वियसली। मल्टीपल थ्रेड्स के साथ मल्टीपल यूजर थ्रेड्स के साथ मल्टीपल कर्नल थ्रेड्स हैं तो वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखें, अगर आप ऊपर देखें तो 4 यूजर थ्रेड्स हैं और 3 कर्नल थ्रेड्स हैं। ठीक है, तो वो जो तीसरे का 1-to-1 का जो एडवांटेज था, दूसरे का जो था ना डिसएडवांटेज, कि जिसमें आप कहते थे कि जी जितने कर्नल थ्रेड्स उतने यूजर वो सॉरी जितने यूजर लेवल थ्रेड्स उतने कर्नल थ्रेड्स। तो अब आप कह रहे हैं कि जी यूजर थ्रेड्स ज्यादा हो, लेकिन कर्नल थ्रेड्स जो हैं, मल्टीपल यूजर थ्रेड्स जो हैं वो कर्नल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जितने यूजर थ्रेड्स होंगे उतने कर्नल थ्रेड्स होंगे। तो वो वाला वो जो डिसएडवांटेज था वो भी रिमूव हो जाता है। अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट सफिशिएंट नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कर्नल थ्रेड्स होगी, ठीक है, उनके साथ मल्टीपल यूजर थ्रेड्स क्रिएट हो जाए। अब जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें थ्रेड फाइबर पैकेज जो है वो ये मॉडल यूज करता है। ठीक है, अदरवाइज जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। जो सबसे ज्यादा मॉडल यूज होता है दैट इज टू लेवल मॉडल। टू लेवल मॉडल जो है सिमिलर टू मैनी है, एक्सेप्ट इट अलाउज अ यूजर थ्रेड टू बी बाउंड टू अ कर्नल थ्रेड। इसमें आप देखें कि मैनी टू मैनी भी यूज हो रहा है, यानी मल्टीपल यूजर थ्रेड्स जो हैं वो मल्टीपल कर्नल थ्रेड्स के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर कोई ऐसा यूजर थ्रेड है जिसको सेपरेट कर्नल थ्रेड की जरूरत है तो 1-to-1 भी इसके साथ कनेक्ट इसमें
क्रिएट हो सकता है। तो ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो ये वाली ऑप्शन यूज़ करते हैं जिसमें मैनी टू मैनी और वन टू वन दोनों अप्लाई हों। जी फैसल, कोई क्यूरी है आपकी? नहीं मैम। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी थ्रेड लाइब्रेरीज हैं, so thread libraries provide programmer with API for creating and managing threads। ठीक है, अब जो थ्रेड लाइब्रेरी है वो आपको API प्रोवाइड करती है ताकि आप थ्रेड क्रिएट कर सकें और उसे मैनेज कर सकें। Two primary ways of implementation: library entirely in user space, kernel level library supported by the operating system। आप थ्रेड लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने के बाद अपने थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली थ्रेड्स जो है ना वो दो तरीके से बन सकते हैं। एक एक्सप्लिसिट थ्रेड्स होते हैं जो यूजर खुद क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, और एक इम्प्लिसिट थ्रेड्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट और मैनेज करते हैं। अब थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप यूजर स्पेस में लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लाइब्रेरी को सपोर्ट करे। अब जैसे पी थ्रेड्स may be provided either as user level or kernel level POSIX standard API for thread creation and synchronization. Specification, not implementation. API specifies behavior of thread library. Implementation is up to development of the library. Common in Unix operating system, Linux and Mac operating system. ये जो thread library है आप इसको include करने के बाद threads create कर सकते हैं। ठीक है, ये basically Linux और Mac operating systems में use होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल गिवन है यहाँ पे। आप देखें, आपने पी थ्रेड को इंक्लूड किया, जैसे आप stdio.h को इंक्लूड करते हैं। stdio.h को क्यों इंक्लूड करते हैं? इसलिए इंक्लूड करते हैं कि आप stdio के फंक्शंस को यूज कर सकें। बिल्कुल इसी तरह अगर आप पी थ्रेड लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं तो फिर आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, थ्रेड जो है वो बेसिकली इस फंक्शन को कॉल कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपने TID जो है वो थ्रेड का आइडेंटिफायर बनाया है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो प्रोग्राम का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। इसी तरह अगर आप थ्रेड क्रिएट करते हैं तो थ्रेड का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। आपने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, जो pthread_t के नाम से है, वो की जिसकी टाइप जो है वो pthread_t है। ठीक है, ये बेसिकली थ्रेड आइडेंटिफायर है, यानी हर थ्रेड को एक यूनिक आईडी असाइन होगी। उसके अलावा ये जो फंक्शन, ये जो बेसिकली है ना, ये उसके सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब जब आप अंडरस्कोर इनिट यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि जो डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स हैं उनको सेट करता है। फिर pthread_create का फंक्शन यूज होता है थ्रेड क्रिएट करने के लिए, और pthread_join का फंक्शन यूज होता है थ्रेड का वेट करने के लिए कि वो एग्जिट करे। ठीक है, अब ये जो बेसिकली कोड है ये आप लिनक्स में लिख सकते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट खैर ये नहीं होगी। मैं चाहूंगी कि आप ये बेसिकली pthread कोड फॉर ज्वाइनिंग 10 थ्रेड्स है। ठीक है, आपने जो है वो इस कोड को देखना है। ये बेसिकली विंडोज का मल्टी थ्रेडेड सी प्रोग्राम है। इसके अंदर उसने विंडोज की हेडर फाइल इंक्लूड की है क्योंकि आपने विंडोज की जो थ्रेड लाइब्रेरी है उसको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद उसने एक वेरिएबल बना लिया जो डिफरेंट थ्रेड्स में शेयर होगा। ठीक है, और इसी वजह से ये ग्लोबल वेरिएबल, आपको पता होगा कि मेन प्रोग्राम से जो बाहर वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर हुआ है ताकि ये डिफरेंट थ्रेड्स के दरमियान शेयर हो सके। ठीक है, उसके बाद ये जो फंक्शन है ये बेसिकली थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए है। विन API यूज दी वर्ड विन API समेशन यूज हुआ है। ठीक है,
उसके बाद आपका मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम के अंदर आपने इस बेसिकली पहले एक थ्रेड आईडी क्रिएट की, उसके बाद थ्रेड का हैंडल क्रिएट किया और उसके बाद एक पैरामीटर रख लिया। ठीक, उसके बाद क्रिएट थ्रेड करने के लिए आपके पास फंक्शन है क्रिएट थ्रेड का। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो एक हैंडल रिटर्न करता है। ये थ्रेड जो है वो थ्रेड का हैंडल रिटर्न करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, और उसके बाद जब आपने थ्रेड क्रिएट कर लिया और उसके बाद आपने थ्रेड को जो है उसका वेट कर लिया टू फिनिश, उसके बाद जो आखिरी काम होता है उस थ्रेड को क्रिएट करने के बाद आपने प्रोग्राम बंद होने से पहले उस थ्रेड का हैंडल क्लोज भी करना होता है। ठीक है, सो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने विंडोज़ का ये मतलब विंडोज़ में सी के अंदर ये प्रोग्राम लिखना है और थ्रेड क्रिएट करना है, ताकि आपको खुद से पता चले कि थ्रेड। दूसरा प्रोग्राम जो है वो जावा के अंदर थ्रेड क्रिएट हुआ है। ठीक है, आप चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें आप विंडोज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने बेसिकली सी के अंदर या जावा के अंदर थ्रेड्स क्रिएट करना। मैम जी जी मैम हमारे पास ये थर्ड सेमेस्टर में कोर्स में सर ने हम लोग को थोड़ा सा थ्रेडिंग पढ़ाया था सी शार्प में। मैम उसमें हम लोग कर सकते हैं कि बिल्कुल उसकी कर कोडिंग सकते थोड़ी हैं। मैंने सी है सिर्फ ये देखना है, सी में। बल्कि आपने मुझे ये समझाना है कि आपको ये आपको थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया है और आपको थ्रेड क्रिएट करना आता है। ठीक है, सो वो आप किसी सी भी में नहीं आता, हाँ, सी में नहीं आता, सी सी शार्प में नहीं आता है। आता, सी का कोड ये गिवन है, ये कोड मतलब रनिंग कोड है। ठीक है। ठीक है, सो करेंगे, इसमें आपका फ़ायदा है। अगर हम इस वक्त फिजिकल क्लासेस ले रहे होते तो ऑब्वियसली सिचुएशन डिफरेंट होती, लेकिन क्योंकि फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही तो मतलब इतना हो कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोई कोड लिखना है तो कैसे लिखा जा सकता है, या थ्रेड्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों से कोई सवाल पूछे कि थ्रेड क्या होता है तो मेरे बच्चे कहें नहीं जी पता ही नहीं है, वो एक चीज़ होती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सो अब इट्स अ काइंड ऑफ एन असाइनमेंट, कोड आपको गिवन है, आपने सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करके दे। ठीक है मैम। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इम्प्लिसिट थ्रेडिंग के ऊपर। इम्प्लिसिट थ्रेडिंग बेसिकली वो होती है कि जिसके अंदर ऑपरेटिंग ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी एज नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज, प्रोग्राम करेक्टनेस मोर डिफिकल्ट विद एक्सप्लिसिट थ्रेडिंग। अब होता क्या है कि जब आप अपने तौर पे थ्रेड्स क्रिएट करते हैं ना, तो आपको वही बात के बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि स्प्लिटिंग कैसे होगी, आप कैसे प्रोग्राम का कौन सा डेटा मतलब उसको डिवाइड करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको खुद से ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट डेटा जो है वो सेपरेट हो और बहुत सारी चीज़ें। इम्प्लिसिट थ्रेडिंग वो थ्रेडिंग है कि जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद से, जो आपकी कंपाइलर्स हैं और आपकी रन टाइम लाइब्रेरीज है ना, वो थ्रेड्स को क्रिएट और मैनेज कर रही होती हैं। यूजर क्रिएट और मैनेज नहीं करता इम्प्लिसिट थ्रेडिंग के। ठीक है, क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ थ्रेड्स डन बाय कंपाइलर्स एंड रन टाइम लाइब्रेरीज रादर देन प्रोग्रामर्स। इसके अंदर 5 मेथड्स हैं। पहला थ्रेड पूल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड पूल क्रिएट कर ले, या फोक एंड ज्वाइन मेथड है, या ओपन एमपी है, या ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच है। एंड लास्ट इज इंटेल थ्रेडिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, वन बाय वन इनको देख लेते हैं। थ्रेड पूल्स के अंदर क्या होता है कि आपके क्रिएटिंग अ नंबर ऑफ थ्रेड्स इन पूल वेयर दे अवेट वर्क। होता क्या है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक थ्रेड पूल क्रिएट कर लेता है। ठीक है, और जितने थ्रेड्स टू बी क्रिएटेड है ना, वो क्रिएट करके पूल में डाल देता है। जब भी किसी थ्रेड की ज़रूरत होती है तो वो पूल से उस थ्रेड को लेके और एग्जीक्यूट करता है और जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है। Usually slightly faster to service a request with an existing thread than create a new thread. अब जब एक पूल बना लिया और उसके अंदर तमाम थ्रेड्स क्रिएट करके डाल दिए, ताकि जब भी किसी कोई रिक्वेस्ट आए तो वो उस थ्रेड को वो थ्रेड उसे असाइन कर दिया जाए और वो थ्रेड उसे एग्जीक्यूट करवा ले। अब ये ज़्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू द वन जिसके अंदर आप कहते थे जब कोई रिक्वेस्ट आएगी तो थ्रेड क्रिएट होगा और फिर उसके बाद वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी। दैट टेक्स मच टाइम। एक थ्रेड पहले से क्रिएटेड है और उसे सिर्फ असाइन करना है कि वो रिक्वेस्ट को जो है वो एग्जीक्यूट कर सके। वो जाहिर सी बात है कम टाइम में होगा एज कम्पेयर टू कि रिक्वेस्ट आएगी और उसके बाद थ्रेड क्रिएट होगा।
फिर अलाउज द नंबर ऑफ थ्रेड्स एंड एप्लीकेशंस टू बी बाउंड टू द साइज ऑफ द पूल। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स जो हैं वो उतने ही होंगे जितना आपका पूल का साइज है, ठीक है। एप्लीकेशंस उससे ज्यादा थ्रेड्स क्रिएट नहीं कर सकते। फिर separating tasks to be performed from mechanics of creating tasks allows different strategies for running tasks। अब इसके अंदर task could be scheduled to run periodically, ठीक। separating tasks to be performed from mechanics of creating tasks, एक तो ये कि आपके जो टास्क हैं वो अलग अलग, यानी कि उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा ताकि एक वो अलग हो जाए और फिर उसके बाद वो सेपरेटली रन कर सकें, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप उन टास्क को पीरियोडिक शेड्यूल कर दें, मतलब ये कि आप ये कर दें कि हर टास्क जो है वो मतलब कोई भी टास्क जो है वो इतने टाइम के बाद जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक। सो ये थ्रेड पूल्स के एडवांटेजेस। अब विंडोज एपीआई सपोर्ट थ्रेड पूल्स। जो विंडोज की एपीआई है, विन एपीआई, जो हमने अभी पीछे देखी भी है, ठीक है, ये जो है थ्रेड पूल्स को सपोर्ट करती है। आप ये कर सकते हैं कि इस एपीआई को इंक्लूड करके पूल क्रिएट कर लें, उस पूल के अंदर वो तमाम थ्रेड्स क्रिएट, पूल का जो साइज होगा आपके उतने ही थ्रेड्स क्रिएट हो जाएंगे, और जब भी कोई रिक्वेस्ट आए तो एक थ्रेड जो है वो मतलब उस रिक्वेस्ट के लिए वो थ्रेड एलोकेट हो जाए, वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो। फिर जावा के थ्रेड पूल्स, जावा भी थ्रेड पूल्स यूज करता है। 3 फैक्ट्री मेथड्स फॉर क्रिएटिंग थ्रेड पूल्स इन एग्जीक्यूटर क्लास, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेथड्स हैं वो है एग्जीक्यूटर न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, फिर न्यू फिक्स्ड थ्रेड पूल, और तीसरा है न्यू कैश्ड थ्रेड पूल, ठीक है। जो पहला है उसमें सिंगल थ्रेड क्रिएट होगा, जो दूसरा है उसके अंदर एक फिक्स साइज का पूल क्रिएट होगा, और जो तीसरा है उसमें आपके पास कैश्ड थ्रेड पूल क्रिएट होगा, ठीक है। सो जावा ऑल्सो सपोर्ट्स थ्रेड पूल्स, ठीक है। और फिर ये जावा की एग्जांपल है जिसमें ये थ्रेड पूल्स क्रिएट हुए हैं, कैश्ड थ्रेड पूल क्रिएट हुआ है, ठीक है। और फिर सारे टास्क एग्जीक्यूट होने के बाद आखिर में आपने उस पूल को शट डाउन करना। मैम ये कैश का क्या मतलब है? मतलब ये कि जितने प्रोसेसेस आपकी यानी कि जितने टास्क आपके कैशे में होंगे ना उतने थ्रेड्स क्रिएट होंगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं फोक जॉइन पैरेललिज्म में। फोक जॉइन पैरेललिज्म, मल्टीपल थ्रेड टास्क आर फोक्ड। आपको याद होगा, आपको क्या याद होगा, बड़े पुराने हमारी क्लास हुई है अच्छा खासा रिलैक्स करके आए हैं। फोक बेसिकली होता है जब आपने कोई नया प्रोसेस क्रिएट करना हो, कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना हो, तो आपका जो मेन थ्रेड है ये हो सकता है कि वो फोक क्रिएट करे, ठीक है। वो फोक अपना टास्क परफॉर्म कर ले, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं ना जो पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकती हैं। एक ही थ्रेड है लेकिन उसके अंदर भी ऐसी चीजें हैं जो पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकती हैं, तो आपने उसके लिए फोक क्रिएट कर लिया। वो जो पैरेलल एग्जीक्यूशन है वो टास्क परफॉर्म हो गया, और उसके बाद फिर दोबारा वो ज्वाइन करे मेन, और फिर मेन थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही थ्रेड है लेकिन आगे वो फोक क्रिएट कर दे, और फिर वो पैरेलली जो टास्क पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकते थे उनके लिए फोक क्रिएट करे, और फिर वो पैरेलली एग्जीक्यूट होने के बाद आगे जाके दोबारा ज्वाइन हो जाए, ठीक है। फिर ये फोक ज्वाइन, जनरल एल्गोरिथम फॉर फोक ज्वाइन स्ट्रेटजी। आपके पास कोई टास्क है, इफ प्रॉब्लम इज स्मॉल इनफ सॉल्व द प्रॉब्लम डायरेक्टली। अगर कोई छोटी प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आपको फिर फोक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप उसके जो उसके काम हैं उन्हें पैरेलली डिवाइड कर सकते हैं, तो आपने एक सब टास्क 1 बना लिया, फोक न्यू टास्क सबसेट ऑफ अ प्रॉब्लम, फिर एक सब टास्क 2 बना लिया, फोक न्यू टास्क सबसेट ऑफ अ प्रॉब्लम, और उसके बाद उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सो फोक ज्वाइन पैरेललिज्म की एक और एग्जांपल, टास्क है फिर उसका फोक क्रिएट हुआ और वो एक और टास्क परफॉर्म कर रहा है, फिर उसका फिर फोक क्रिएट हुआ, वो एक और टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, या वो अगेन फोक कर रहा है और फिर वो ज्वाइन कर रहा है और फिर वो ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो फोक ज्वाइन पैरेललिज्म के अंदर यूज होता है।
फिर उसके बाद आपके पास है ये उसके लिए कोड है फोक जॉइन पूल, ठीक है। इसके अंदर आप फोक जॉइन पूल का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने टास्क डिवाइड करने हैं उसके लिए ये बेसिकली कोड है आपके पास। ये जावा का कोड है, आप चाहें तो इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। मैम इतना बहुत है बस। नहीं नहीं, अभी कहाँ से बहुत है, कल जो है वो ए सेक्शन में लेक्चर 9 और 10 भी कर लिया है। आप लोग काफी है आज के लिए। ये अभी कहाँ से काफी है बताओ। वैसे मैंने मैम अभी हमारा कौन सा लेक्चर है? मैम अभी अभी हमारा ये कौन सा लेक्चर है ये वाला? ये वाला फैसल बताएगा। मैम ये 9 है। 9 है तो मैम अभी आज हमारा मैम 9 10 तो ना मैम 3 घंटे की क्लास है। फैसल। ये तो हमारे 32 लेक्चर्स कैसे होंगे फिर? मैम इस दफा तो मैम कोर्स वो कम था, पहले भी मैम सिर्फ 1 मंथ क्लासेस हुई हैं, 8 लेक्चर हुए थे मिड से पहले। हाँ 8 लेक्चर्स यानी कि 16 लेक्चर्स हुए थे ना। यस मैम 16, और मैम ये 16 हो जाएंगे ना मैम? हाँ हो जाएंगे हो जाएंगे। मैम जी जी। मैम आज हमारा वो ADBMS का क्विज भी है, वो 6 बजे तक सबमिट भी करवाना है। और अच्छा उसके बाद मेरी फिर बात हमारी तो ये बात आप लोगों के लिए भी है फैसल, ये आप अपनी क्लास को कन्वे कर देना कि नेक्स्ट वीक में जो है ना वो क्विज होगा इस लेक्चर से। ये लेक्चर और जो अभी पिछला हमने ये जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन पढ़ी है, ठीक ठीक है है, मैम। दोनों से रिलेटेड क्विज होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्विज होगा गूगल। पिछला कौन सा मैम? हाँ अभी जो पढ़ा है ये जो रिमोट पिछला कौन जो सा कॉल और मैम? टॉपिक पढ़ा है। मैम जो आज सारा पढ़ा है सिर्फ इसी का ना? जी जी जी, जो आज पढ़ा है वो सारा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, गूगल फॉर्म्स पेपर होगा, अपलोड करूंगी और फिर उसके बाद आपको टाइम दूंगी। अब उस टाइम के अंदर आपने वो जमा कराना होगा, ठीक है। आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं आप काइंडली उनको भी कन्वे कर देना। एज सुन एज ये क्लास खत्म होती है तो मैं ये लेक्चर जो है वो अपनी ड्राइव में डाल दूंगी, आप सबके साथ शेयर कर देना, ठीक है। मैम अभी ज्वाइन करना है दोबारा? ठीक है मैम जी कर बिल्कुल दो। ज्वाइन करना है, अभी तो बहुत टाइम है। मैम काफी है मैम। नहीं नहीं काफी नहीं एंड है करते हैं मैम, काफी है। फैसल, हम बहुत पीछे हैं। फिर आप मेकअप क्लास दोगे बाद में? मैम इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं हम। नहीं नहीं, मैं जैसे जो मेकअप क्लास होगी ना उसमें हम थोड़ा कम पढ़ेंगे, लेकिन इतना ये काफी नहीं है ना बच्चों। मैम लेक्चर मैम